आज हम देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि फिजिक्स का है, पाइसन तथा लॉप्लास के समीकरण, जिसका अवकलज रूप में गॉस की प्रमेय ही है एक तरह से। तो देखते हैं, माना कोई आवेश जो होता है हमारा Q सतत रूप से किसी आयतन V में, मान लीजिए ये कोई आयतन है V, ये कोई आयतन है, आयतन मतलब कोई भी आयतन हो सकता है किसी भी चीज़ का वॉल्यूम, तो उसमें वितरित आवेश जो है हमारे पास वो क्या है, सिग्मा है। तो उसका कुल आवेश हमने क्या मान लिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी भी। तो गॉस की प्रमेय आपको पता है, बिल्कुल पता है। इस आयतन को घेरने वाले पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए, जो कि हमने गॉस की प्रमेय के लिए पीछे देख रखा है। इस चैनल पे वो वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपकी गॉस की प्रमेय नहीं आता, बहुत ही ईजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। और गॉस की प्रमेय का जो कथन होता है वो क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स में उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होते हैं। तो यहाँ पे Q इंटू ε0 ये हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ऊपर से Q की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है इजीली। तो आपने पुट कर दिया 1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रेशन, जहाँ पर 3 इंटीग्रेशन के सिंबल लगे हों तो आप उसको क्या बोलेंगे, आयतन समाकलन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा रो इंटू डी भी। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड को, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को क्या करेंगे, बराबर अगर हम कर दें, ठीक है, इक्वल इसको रख दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सरफेस इंटीग्रेशन यानी पृष्ठीय समाकलन। जहाँ पर डबल इंटीग्रेशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय समाकलन। और जहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन यानी आयतन समाकलन। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी भी इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होती है कि जो हमारा सरफेस इंटीग्रेशन है उसको हम किसके बराबर कर सकते हैं, सिर्फ सरफेस इंटीग्रेशन के। और जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन है उसको भी हम किसके बराबर कर सकते हैं, सिर्फ वॉल्यूम इंटीग्रेशन के। ऐसा नहीं है कि आप सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर कर देंगे और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन के, ये बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस है। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, गॉस की डाइवर्जन प्रमेय देखना पड़ेगा, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में देख रखी है बट याद किसी को नहीं होगी। ठीक है, गॉस की डाइवर्जन। अब गॉस की डाइवर्जन प्रमेय से, डाइवर्जेंस प्रमेय से, तो यहाँ पे क्या आ गया, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए इक्वल टू, ये क्या है हमारा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जन ई वेक्टर इंटू डी भी, जो कि क्या है हमारा इक्वेशन 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। इक्वेशन, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 4, इसको दे देते हैं, देन इसको इक्वेशन 5 दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 4 यानी इक्वेशन 4 में समीकरण नंबर 5 से मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 4 में जो हमारा मान है वो क्या है, यहाँ पे सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जन ई वेक्टर इंटू डी भी इक्वल टू, अगर हम इसमें एप्सिलॉन को अंदर रख दें तो रो अपॉन एप्सिलॉन डाइवर्जन ऑफ भी। अब आपको क्या करना है, अब ये दोनों क्या हो गए, सेम में आ गए, यानी ये भी वॉल्यूम में है और ये भी वॉल्यूम में है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में, और ये भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन में। तो अब अगर हम चाहें तो इसको इस तरह पक्षांतरित कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन जैसे कि तैसा रहेगा, डाइवर्जन ऑफ ई, ये इस तरह प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और दोनों में क्या है, डी भी है, इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे, हम अवकलन कर देंगे, अवकलन करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, डाइवर्जन ऑफ ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू 0। अब इतना तो आ गया हमारे पास। अब हम डाइवर्जन ऑफ ई को क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जन ऑफ ई को हम लिख सकते हैं वेक्टर का डेल इंटू ई इक्वल टू, जो रो हमने इस तरह पक्षांतरित किया था उसे फिर से उस तरफ कर देंगे, तो माइनस में था तो क्या इसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर जो 6 है हमारी, उसी को हम बोलते हैं, ये पाइसन का समीकरण है। उपरोक्त समीकरण जो हमने सिद्ध किया है
उपरोक्त को पाइसन का समीकरण कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है हमें, पाइसन का समीकरण तो हमने निकाल लिया। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसे विभव भी के पदों में लिखेंगे, तब ये किसमें आएगा, लॉपलॉस समीकरण में आएगा। तो इसे विभव भी के पदों में लिखने के लिए हमें पता है, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमारी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमारे पास, ई वेक्टर। ये आपको पता है क्योंकि आपने इस यूनिट के स्टार्टिंग से ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और विद्युत विभव जो होता है हमारा, विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है विद्युत विभव के ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। अब आप बोलेंगे प्रवणता किसको कहते हैं, प्रवणता हम कहते हैं ग्रेडियंट को। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रवणता होती है हमारी ग्रेडियंट, भी के इक्वल टू होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के विद्युत विभव के ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होती है। और ग्रेडियंट को हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस का GRAD लिख सकते हैं, ग्रेड V। ये हो गई इक्वेशन 6 हमारी, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं। इक्वेशन 5 क्या है हमारा, लॉपलॉस का समीकरण, जो कि हमने अभी ज्ञात किया था। सॉरी, ये इक्वेशन 6 तो हमने इसे दे दिया था, ये इक्वेशन 7 है। और इक्वेशन 6 से हम देखेंगे, इक्वेशन 6 से हम देखते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ ई किसके इक्वल था, इसके। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 6 से डाइवर्जन ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू क्या दिया गया है, रो अपॉन एप्सिलॉन दिया गया है। तो अब समीकरण नंबर 7 से ई का मान जो लिखेंगे हम, ई का मान समीकरण नंबर 7 से रखने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे रख देंगे डेल, तो हमारे पास एक है और एक को हम और रख देंगे क्योंकि ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है। तो हम लिख देंगे ग्रेडियंट माइनस का इंटू वी इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। डाइवर्जन को हमने यहाँ पे ऐसे भी लिखा था, ठीक है। मैंने इसलिए लिख दिया कि आप लोग इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो अब आ जाएगा हमारे का माइनस का ग्रेड का स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। अब आप चाहें तो माइनस को इस तरफ पक्षांतरित कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ग्रेड का स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन। इक्वेशन 8। अगर हम इक्वेशन 8 में ग्रेड की वैल्यू रख दें, समीकरण नंबर 8 निम्न होगा। आपने पढ़ रखा होगा ग्रेड की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड। हमने ग्रेडियंट क्षेत्र का, स्केलर क्षेत्र का ग्रेडियंट पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने ग्रेड की वैल्यू अच्छे से निकाली थी, है ना, फर्स्ट ईयर में। अब हमें सेकेंड ईयर में बस उसके आगे का थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो ये हमारा ग्रेड की वैल्यू आ गया, जो कि हमारा इक्वेशन क्या है, 9 है, इक्वेशन 9। यदि इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 और 9 पाइसन के समीकरण के अन्य रूप हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे, थोड़ी सी हिंदी भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारा समीकरण नंबर 8 है और 9 है, दोनों क्या है, पाइसन के अन्य समीकरण के रूप है। पाइसन का समीकरण तो हमने पहले याद कर लिया था, यहाँ पे ये हमारा पाइसन का समीकरण है। तो इसके अन्य रूप अगर हम थोड़ा और उन्हें सरल करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा हमें। तो 8 और 9 में यदि हम आवेश रहित क्षेत्र की कल्पना करें, यदि वहाँ पे आवेश ही नहीं है, ठीक है, यदि हम आवेश रहित में, उस क्षेत्र में क्या होगा, सॉरी, उस क्षेत्र में रो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तब समीकरण नंबर 8 1 9 जो है हमारे, वो क्या होंगे, निम्न होंगे। निम्न कैसे हो जाएंगे कि ये हमारा ग्रेड का स्क्वायर, इसको अलग कर लीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू वी भी रहेगा, क्योंकि वी हमारे पास दिया गया। तो ये पूरी किसकी वैल्यू, ग्रेड की वैल्यू, तो ग्रेड का स्क्वायर आ गया, वी आ गया, और ये रो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। और ये अगर 0 हो गया तो आप इसे एक बार और लिख दीजिए, और लिख दीजिएगा कि यही हमारा क्या है, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ कि डेल का स्क्वायर वी अपॉन
डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल का स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल का स्क्वायर v अपॉन डेल जेड स्क्वायर क्या है हमारा इक्वल टू 0 के है। उपरोक्त समीकरण क्या है, लॉप्लास समीकरण है। उपरोक्त समीकरण लॉप्लास समीकरण है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ पर भी समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।